मेरे बहुत प्यारे साथियों, सहपाठियों, आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पहली यूनिट, जिसमें हम भारतीय राजनीतिक विचारक और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है या जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, उनको पढ़ रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि किस तरह के राजनीतिक विचार उनके रहे हैं, क्या समाज सुधार में उन्होंने योगदान दिया है। परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी का समग्र अध्ययन करेंगे। और अगर तैयारी के लिए हमने बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंघम बैच। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो केवल 2,999 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस की A to Z पूरी तैयारी आपको कराएंगे, आपके विषय पे बहुत अच्छी पकड़ बन सके, आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो सके। और एक जो विषय की शब्दावली होती है और जो विषय पे आपकी पकड़ होनी चाहिए वो पुख्ता तरीके से बन सके, इसके लिए आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और ना केवल मेन एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू में भी इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे, विषय पे पकड़ होगी, तो आपकी कहीं ना कहीं सफलता बहुत निश्चिंत और बहुत उन्नत हो जाएगी। तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मेरा क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ आपको ऐप में हमारे कोर्स से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और आपको नोट्स हमारे द्वारा पूरे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहे, आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। शत प्रतिशत जो अध्ययन सामग्री है आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के विचार रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। ये आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस, उसकी यूनिट 1 में है। अभी हम यूनिट 1 पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिट 1 समाप्ति की ओर है ना। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और इंडियन जो विचारक है, दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। तो देखिए, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हमारा जो इंदौर है, इंदौर के समीप एक छोटा सा नगर है जिसे आप कहते हैं महू। महू नामक जगह पे इनका जन्म होता है लगभग 1891 ईस्वी में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आप एक अर्थशास्त्री, एक विधिवेता, एक राजनीतिक, है ना, जो कानून का जानकार हो, एक सामाजिक सुधारक से लेकर एक शिक्षाविद के रूप में देख सकते हैं। अगर इनके मुख्य योगदान की हम बात करें तो महिलाओं की जो स्थिति सुधारने को लेकर, है ना, महिला शिक्षा और महिलाओं की स्थिति या महिला सशक्तिकरण हो, दलित जाति का उत्थान करना हो, उसके लिए इन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। या फिर हम बात करें दलितों को या पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए, तो उसके लिए जो अम्बेडकर जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान ये उस भूमिका में निभाते हैं, बहुत बड़ा योगदान देते हैं दलित समाज के लिए। महिला शिक्षा और स्त्री समानता पर जो बल देते हैं, इसके लिए इन्हें निरंतर याद रखा जाएगा। और कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी देन है इनके राजनीति विज्ञान में लेकर। तो एक समाज सुधारक के रूप में, इसी के साथ एक अर्थशास्त्री के रूप में, है ना, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इन सब रूपों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के पहले कानून मंत्री अम्बेडकर जी रहे हैं। और न केवल भारत में बल्कि अमेरिका और लंदन जैसी जगह पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कहीं न कहीं अपना जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। बहुत ज़्यादा अध्ययन में इनको रुचि थी। इस तरीके का व्यक्तित्व रहा है हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बात करें इनके जन्म की, तो जब इनका जन्म होता है मऊ में, तो बचपन से इन्हें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो आर्थिक और जो सामाजिक शोषण है या जो भेदभाव है, इसका बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो इसका इनके जीवन पे सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बचपन से ही जब स्कूल जाते थे तो इनको स्कूल में अलग बैठाया गया। साथ में पानी पीने की व्यवस्था इनकी नहीं होती थी, इनको अलग से पानी पीना पड़ता था, अलग से पानी की व्यवस्था इनके लिए थी। छुआछूत को बहुत माना जाता था। जितने जो सामान्य बच्चों पर विद्यालय में ध्यान दिया जाता था, उतना इन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन इनको बचपन से देखने को मिले। इनके जो पिता थे, भारतीय जो उस समय ब्रिटिश सेना थी उसमें सेवारत थे, जल्दी उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद इनको कहीं ना कहीं गरीबी आदि चीजों का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे तैसे अपनी स्कूली शिक्षा कठिनाई में पूरी करते हैं, फिर बड़ौदा के महाराज जो उस समय के होते हैं, इन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं और उसी स्कॉलरशिप के कारण ये सबसे पहले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में अपनी पढ़ाई करते हैं। तत्पश्चात ये USA के कोलंबिया जाते हैं और वहां अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरीके से इनका कहीं ना कहीं जीवन का सामान्य परिचय रहा है। चलिए थोड़ा सा हम इनका विस्तार के साथ क्या देखते हैं, जीवन परिचय, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे देख लेते हैं। जीवन परिचय। तो जैसा कि मैंने बताया, लगभग 1891 में क्या होता है, इनका जन्म होता है।
1891 में जन्म होता है, कहाँ होता है? महू, है ना? महू छावनी, ये इंदौर के समीप है, मध्य प्रदेश में। यहाँ इनका जन्म होता है, एमपी में। इनके जो बचपन का मूल नाम था वो अंबेडकर नहीं था, इनका बचपन का नाम था सतपाल, है ना? फिर जब ये स्कूल में जाते हैं तो तब इनका नाम अंबेडकर रखा जाता है। इनके शिक्षक थे जिनका नाम था कृष्णा जी, है ना? मराठी शिक्षक थे, कृष्णा जी केशव। इनके द्वारा इनका नाम रखा जाता है अंबेडकर। बचपन की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, है ना, जैसा मैंने आपको बताया, इनको छात्रवृत्ति मिलती है। जो बड़ौदा के महाराज है, इन्हीं की बदौलत ये लंदन जाते हैं। लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके पश्चात ही यूएसए जाते हैं। यूएसए के कोलंबिया में वहां से अपनी आगे की उच्च शिक्षा पूरी करते हैं। इसके पश्चात ये आते हैं भारत। भारत आने के बाद 1924 में, लगभग 1924 में, एक सभा की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना करते हैं, है ना? कहीं ना कहीं ये दलित और पिछड़े लोगों के लिए काम करने वाली सभा थी, इनका विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे, है ना? तो 1924 में किसकी स्थापना करते हैं? बहिष्कर हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, जब ये अमेरिका से वापस आते हैं उसके पश्चात में। अब एक सवाल यहाँ आता है कि जो इन्होंने सभा की स्थापना की जिसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, आखिर क्या थी ये सभा? तो देखिए, इसके नाम से स्पष्ट होता है ये कुछ नहीं, जो समाज के बहिष्कृत लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अर्थ के क्षेत्र में हो, यानी कि जो शिक्षित, जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, कहीं ना कहीं उन्हें ये अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने इस सभा का स्थापना किया था, ताकि जो पिछड़े हैं, जो दलित है, इनके शिक्षा में कहीं ना कहीं ज्यादा इनकी भूमिका बढ़े, ये लोग ये जो समुदाय है या ये जो तबका है ये ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो। इस उद्देश्य से इन्होंने क्या बनाई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया था। इसके बाद ये क्या करते हैं? 1927 में ये समाज सुधार का एक तरीके से काम करने लगते हैं भारत आकर। तो 1900 जब 27 का समय आता है तो दो संघों का निर्माण करते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन या दो संघ बनाते हैं। तो एक का नाम होता है समाज समता संघ, है ना? ये समाज में समानता के लिए कार्य करता है। और दूसरा बनाते हैं समता सैनिक। ये समता सैनिक क्या करेंगे, है ना? एक समता सैनिक संघ बनाते हैं और एक समाज समता संघ बनाते हैं। दोनों समाज में जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, उनको खत्म करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं ये दोनों पहलू को अंबेडकर जी आगे बढ़ाते हैं, है ना? ये महत्वपूर्ण कामों को आप इनके सीक्वेंस से याद रखिएगा। इस 1927 में जब ये अपनी सक्रिय राजनीति में आते हैं तो इन्हें जो बम्बई विधानसभा है, इन्हें बम्बई विधानसभा का सदस्य बनाया जाता है। 1927 में ध्यान रखिएगा ये बम्बई विधानसभा के सदस्य बनते हैं। और सदस्य बनने के पश्चात में क्या करते हैं? उस समय महाड़ आंदोलन चल रहा होता है, महाड़ आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ये भी लगभग 1927 में, है ना? 1927 में क्या करते हैं? महाड़ आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ये महाड़ आंदोलन क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। महाड़ आंदोलन क्या था कि जो कुएं थे सार्वजनिक, है ना, सार्वजनिक कुओं और जो मंदिर थे, आपको ध्यान है उस समय हमारे समाज में इतनी विकृत स्थिति विद्यमान थी कि जो दलित या जो शोषित शोषित वर्ग था, उनको सार्वजनिक कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता था, अछूत माना जाता था ऐसे तबके को। वहीं मंदिरों में इनके प्रवेश को वर्जित, बहुत जगह पे, सभी जगह पे नहीं था पर अधिक कुछ जगहों पे मंदिरों में दलित या अछूत वर्ग को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह की अमानवीय चीजें होती थी ना, तो इनको दूर करने के लिए सार्वजनिक कुओं से जो पिछड़े वर्ग है या जो अछूत लोगों में पानी भर सके, मंदिरों में उनका प्रवेश हो, इस उद्देश्य से महाड़ आंदोलन का संचालन किया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं उसका क्या करते हैं? ये उसका नेतृत्व करते हैं ना।
तो ये महाड़ आंदोलन का नेतृत्व करते, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। इसके बाद आगे चल के 1928 में क्या करते हैं, दलित वर्ग शिक्षा समिति बनाते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है कि जो दलित वर्ग है कहीं ना कहीं इनमें शिक्षा का प्रसार करना है, इस उद्देश्य से क्या बनाते हैं, इस उद्देश्य से 1928 में दलित वर्ग शिक्षा समिति का निर्माण करते हैं। इसके बाद लगभग 1928 में ही आगे चल के क्या करते हैं, जो दलित वर्ग है ना, दलित वर्ग की जिस तरीके से उपेक्षा की जा रही थी, उनके साथ बहुत तरीके के भेदभाव किया जा रहा था, है ना, उनके साथ क्या किया जा रहा था, दलित वर्गों के साथ बहुत तरह के भेदभाव किए जा रहे थे। जैसे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, दूसरी नौकरी में प्रवेश नहीं दिया जाता था, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता, शिक्षा में समानता नहीं रखी जाती थी, गांव से बाहर रखा जाता था, ऐसी आदि 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 बहुत सारी चीजें। तो दलित वर्ग की उपेक्षा और जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, इन सबको ये कमीशन के सामने रखते हैं। साइमन कमीशन के सामने रखते हैं, आपको पता है साइमन कमीशन आता है 1928, उसके सामने रखते हैं। ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इनके लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार क्या करती है, आरक्षण का प्रावधान करती है, जिसको गांधी और वो समझौता होगा इरविन आगे जाकर, है। तो ये कहीं ना कहीं उठाते हैं मामलों को, ताकि कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग का शोषण किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, वो कम हो। कम से कम लोग नहीं कर रहे तो सरकारी स्तर पर तो काम हो। इसका लगातार प्रयास करते रहते हैं हमारे विवेकानंद जी, है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो 1919 है, 1919 में यही मांग की थी। इससे जो बोरो समिति आई थी, साउथ बोरो समिति उसका नाम था, साउथ बोरो समिति, इनके सामने इन्होंने क्या मांग रखी थी, पृथक निर्वाचन की, है ना, पृथक निर्वाचन या मतदान की मांग रखी थी। तो इसी को भी जो भारत शासन अधिनियम बना था 1919 में ना, भारत शासन अधिनियम, इसमें स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर भी इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली थी, याद रखिएगा। साउथ बोरो जो समिति थी उसके सिफारिश पर क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से इनको क्या दिया गया था, उनकी सिफारिश पर इन्हें क्या दिया था, पृथक निर्वाचन दिया गया था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे चलते हैं, फिर आता है समय 1936 का। 1936 में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करते हैं हमारे अंबेडकर जी, जिसका नाम था 1936 में, वो था इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, जैसे ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी थी, है ना, उससे प्रभावित कहीं ना कहीं ये पार्टी नजर आती है। तो इंडिपेंडेंट क्या बनाते हैं, लेबर पार्टी का एक गठन करते हैं। और उसके बाद में लगभग 1942 में, 1942 में ये अखिल भारतीय क्या करते हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, है ना? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना करते हैं। ऑल इंडिया, इसको अगर आप अंग्रेजी में कहें तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। कुल मिला के जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं, इसी का नाम बदल के क्या कर देते हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर देते हैं। फिर जब आजादी के बाद इस पार्टी का एक बार और नाम बदला जाता है, आजादी के बाद इसका नाम क्या रख दिया जाता है, इसको कहा जाता है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी, है ना, ये इनकी मृत्यु के बाद इनके जो समर्थक है कहीं ना कहीं इसका नाम करके, है ना, 1957 में क्या कर देते हैं, रिपब्लिकन पार्टी कर देते हैं। बेसिकली एक ही पार्टी बनाते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आगे चलकर इसी पार्टी को मिला दिया जाता है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में, है ना, इसी को कहा जाता है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और फिर आगे जब इनकी मृत्यु होती है तो इसी पार्टी को नाम दे दिया जाता है रिपब्लिकन पार्टी। तो ये मुख्यतः जो राजनीतिक पार्टी जो अंबेडकर जी ने बनाई थी, यह उनसे जुड़ी हुई है ना, इसको हमने देखा है। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो देखिए 19 लगभग 44 में, 1944 में क्या करते हैं, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना,
गवर्नर जनरल, इनकी जो कार्यकारी परिषद होते थे, है ना? इनको सदस्य नियुक्त किया जाता है। जो गवर्नर जनरल होता है, उनकी कार्यकारी परिषद में इनको सदस्य बनाया जाता है। और किस विभाग में इनको रखा जाता है? श्रम विभाग में। ठीक है, श्रम विभाग में कार्य करते गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक महत्वपूर्ण पद या योगदान इनके तरफ से था, या महत्वपूर्ण कार्य जो कर रहे थे अम्बेडकर, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी सदस्य बने थे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया था, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, है ना? आपको पता है, गोलमेज सम्मेलन हुए थे कहीं ना कहीं बात करने के लिए, किस तरीके से जो हमारे भारत में आजादी की समस्या है, सब उसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लगभग 1930, 31 और 32 में, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलमेज सम्मेलनों को लेकर भी बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं, और किस रूप में भागीदारी करते हैं? जो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और गांधी जी केवल एक बार पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो ये अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद में क्या होता है, जो मैकडोनाल्ड होते हैं ना, उनके वायसराय मैकडोनाल्ड द्वारा एक पंचांग जारी किया जाता है, वायसराय मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसको कहा जाता है इनका पंचाट, है ना? ये पृथक निर्वाचन की बात करता है। पृथक निर्वाचन की बात करता है, किसके लिए? दलितों के लिए। कि इनको हिंदू धर्म से अलग माना जाता है, इनको संविधान में कहीं ना कहीं क्या दिया जाता है, इसको ही वो सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, जो मैकडोनाल्ड लागू करते हैं ना, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक तरीके से, कि हिंदू को ही तोड़ने का काम कर रहे थे। तो ये मैकडोनाल्ड जब ये भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मैकडोनाल्ड को राजी कर लेते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करते हैं। पर क्या करते हैं, गांधी जी इसके विरोध में उपवास अनशन शुरू कर देते हैं, तो अंबेडकर जी को मानना पड़ता है गांधी की बात। और कहीं ना कहीं इनके बीच में एक पुनः समझौता होता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो अलग या पृथक निर्वाचन की बात थी, उसको वापस ले लेते हैं। फिर इनका जो अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था खत्म कर दी जाती है, समाप्त की जाती है। इसी को पुनः समझौता कहा जाता है, या गांधी अम्बेडकर समझौता के नाम से हम जानते हैं। 1932 में होता है पुनः समझौता। हाँ, इसमें गांधी जी तो एक्चुअली जेल में होते थे। ये समझौता किस में होता है? ये होता है गांधी और उनके जो सहयोगी लोग थे, उनके बीच में समझौता होता है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पता है आजादी के समय आते हैं, जो अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, संविधान सभा। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति होती है, आपको पता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के भाई साहब क्या होते हैं? अध्यक्ष अम्बेडकर जी होते हैं ना। ये 29 अगस्त 1947 को बनाई जाती है। ध्यान रखें आप, ये तो और अच्छा है, वरना इतना तो आपको पता ही है कि प्रारूप समिति के इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति होती है प्रारूप समिति, मतलब जिन्होंने संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान केवल अंबेडकर जी ने अकेले नहीं बनाया था, ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर आप देखें, मेरी राय अगर इस पे जानना चाहे, तो जितने भी लोग संविधान सभा में थे ना, सबका कहीं ना कहीं संविधान बनाने में बराबर रोल था। अगर सबसे ज्यादा रोल की आप बात करें, तो फिर अंबेडकर, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों का कुछ ज्यादा योगदान इसमें कहीं ना कहीं रहा है। पर जो भी फैसले लिए जाते थे संविधान सभा में, सब बहुमत से लिए जाते थे, है ना? तो कहीं ना कहीं ये बहुमत के परिणाम है, एक व्यक्ति का परिणाम नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हो कि ऐसा संभव था, तो हमारे अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल लाए थे, पर कहीं ना कहीं वो पास नहीं करवा पाए थे, है ना? इसी वजह से वो सरकार से आगे चलकर इस्तीफा दे देते हैं ना। तो संविधान कहीं ना कहीं एक मूला जल रूप था। अंबेडकर जी का उसमें महत्वपूर्ण रोल है, या जो योगदान है, वो इसलिए बढ़ जाता है कि जो दलित समुदाय था, उसका जिस तरीके से उनके लिए जिस तरीके से मांग रखते हैं और संघर्ष करते हैं, और जो संविधान में समानता की और आरक्षण की बात की है, इस विषय में इनकी बहुत महत्वपूर्ण देन आप एक तरीके से कह सकते हैं। इस क्षेत्र में इनकी देन बिल्कुल अद्वितीय है। तो ये योगदान इनका उसमें रहा था। नेहरू की जब पहली अंतरिम सरकार बनती है, नेहरू की सरकार में
है ना? इन्हें कानून मंत्री बनाया जाता है। ठीक, कानून मंत्री बनाया जाता है। तो ये कानून मंत्री का जो पद है उसको क्या कहते हैं? है ना? जो पद है कानून मंत्री का, इस पद को अंबेडकर जी ने कहा है खाली साबुनदानी जो होती है ना, जो सिर्फ साबुन रखने के काम आती है, बाकी उसका कोई काम नहीं रहता है ना, कुछ शक्ति पावर उस तरीके से थी नहीं, समझ लीजिए बस। खाली साबुनदानी थे जिसमें साबुन नहीं था, मतलब पद था पर वो पद के बाद उस तरीके से अधिकार नहीं थे। इस संदर्भ में आप इसको समझेंगे, है ना? तो कानून मंत्री के पद को क्या कहते हैं? खाली साबुनदानी। ठीक है। 1951 में फिर वो समय आता है कि इस्तीफा दे देते हैं कानून मंत्री के पद से, क्योंकि ये हिंदू दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? है ना? क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है, इसको लेकर मतभेद हो जाता है हमारे नेहरू जी में और अंबेडकर जी में। इस वजह से ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण जो योगदान इनका रहा है अंबेडकर जी का, कहीं ना कहीं देखिए स्त्री समानता, सबसे ज्यादा योगदान अगर मैं मानता हूँ, यह पॉलिटिकल साइंस के जो भी एक्सपर्ट है अगर वो मानेंगे, तो स्त्री समानता में इनकी सबसे ज्यादा विशेष भूमिका रही है। या स्त्री के सशक्तिकरण की जब बात आती है, तो बहुत दृढ़ तरीके से या मजबूत तरीके से उसका समर्थन करते हैं। स्त्री सशक्तिकरण का इन्होंने समर्थन किया, नारी अधिकारों की इन्होंने बात की। इसके अलावा जो संपत्ति के अधिकार के समर्थक थे, है ना, संपत्ति का अधिकार, तलाक को लेकर स्पष्ट इन्होंने बहुत अपने विचार रखे हैं ना, तलाक की जो व्यवस्था करना हो, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार को लेकर, है ना, आदि को लेकर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो आरक्षण की व्यवस्था आप देखते हो, है ना, आरक्षण, और एक आप मान सकते हैं दलित उत्थान और सामाजिक सुधार, है ना, इसी में आ जाता है। तो इन मामलों में मुख्यतः हमारे अंबेडकर जी ने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। पूरे जीवन भर ये संघर्ष एक तरीके से इन सब चीजों के लिए करते रहे। इसी के साथ धर्म सुधार भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हिंदू धर्म में सुधार करने की बहुत कोशिश करते हैं अंबेडकर जी, पर अंततः नहीं कर पाते हैं। तो विवश होकर ईसाई धर्म का अध्ययन करते हैं, मुस्लिम धर्म का अध्ययन करते हैं, हिंदू धर्म का बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, तीनों की आलोचना करते हैं संयुक्त रूप से, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति। अंततः बौद्ध धर्म को बहुत क्रांतिकारी पाते हैं, उसकी चीजें, उसकी समानता। यही मानते हैं कि जो हिंदुइज्म जो था उसमें जो कुरीतियां आ गई थी उनको दूर करने के लिए क्रांतिकारी, है ना, तरीके से बौद्ध धर्म सामने आया। तो बहुत वैज्ञानिक मानते हैं और नागपुर में जाते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं और शांति से, इस तरीके से इस महानुभाव का, या हमारे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री या राजनेता जी का देहांत हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जीवन के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को हमने देखा है अम्बेडकर जी के। इनका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। जब ये त्याग पत्र देते हैं, क्या होता है ना, जब कुछ चीजों के माध्यम से आप थिंकर को समझने की कोशिश करते हो ना, तो उनका व्यक्तित्व आपको पता चलता है कि किस तरह के उनके विचार है। तो हम उन्हीं के विचारों को देखते हैं। जब उन्होंने त्याग पत्र दिया था, तब उन्होंने क्या कमेंट किया था या क्या कहा था? वो कहते हैं कि विभिन्न वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच, विभिन्न वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच असमानता असमानता की समस्या को अनछुआ छोड़कर आर्थिक समस्याओं आर्थिक समस्याओं से संबंधित विधेयक विधेयकों को पारित कराने में विधेयकों को पारित कराने से हमारा संविधान
हमारा संविधान एक मजाक बनकर रह जाएगा। यह गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसा होगा। देखो क्या कहा था अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी कह रहे हैं, जो हिंदू कोड बिल क्यों लाया था इन्होंने, कि सारे अधिकारों के बारे में स्पष्ट हो सके, महिलाओं के तलाक के या उत्तराधिकार के जो अधिकार थे सारे क्लियर हो सके, इस उद्देश्य से ये लाना चाहते थे। पर हमारा जो संसद उस समय थी कुछ और ही चीज में व्यस्त है ना, इसीलिए कहते हैं कि विभिन्न वर्ग है इतने सारे, स्त्री पुरुष के बीच असमानता है, उनकी समस्या को छोड़कर, है ना, हम आर्थिक समस्याओं से संबंधित विधेयकों को पारित करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा संविधान एक तरीके से मजाक बन जाएगा। क्या ऐसा होगा कि आप गोबर के ढेर पे मेहर बना रहे हो ना, क्योंकि गोबर जैसी समस्या है, समस्या इतनी है, पहले उनको जब सुलझाएंगे, जब समाज मजबूत बनेगा, तब हम आर्थिक सुधारों की तरह आएंगे। इनका मानना था कि राजनीतिक और आर्थिक सुधारों से पहले सामाजिक सुधार किया जाए, पर जो कांग्रेस और जो नेहरूवादी विचारधारा थी वो आर्थिक सुधार पर पहले बल दे रही थी। उनका मानना था कि आर्थिक सुधार होने से सामाजिक राजनीतिक सुधार अपने आप हो जाएगा, है ना। इसलिए इन्होंने कहा था कि भैया इतने महत्वपूर्ण हमारे सामने मुद्दे हैं, स्त्री पुरुषों के बीच असमानता है, पहले उनको दूर किया जाए। उनको छोड़कर हम आर्थिक विकास से संबंधित जो विधेयक बना रहे हैं, मजाक नहीं तो क्या है, संविधान के खिलाफ। गोबर के ढेर पे महल बनाने जैसी एक तरीके से बात है ना। ये कहते हैं और उसके बाद में इस तरीके से कटाक्ष करते हैं और अपने पद से क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। नेहरू जी ने क्या कहा है अम्बेडकर को लेकर, इसी संदर्भ में नेहरू जी कहते हैं, है ना। नेहरू जी कहते हैं, हिंदू समाज द्वारा डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज द्वारा किए गए दमनात्मक कार्यों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे। विद्रोह के प्रतीक थे। देखिए, नेहरू जी ने कहा है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने या किस राजनीतिक विचारक ने ये विचार कहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज द्वारा किए गए दमनात्मक कार्यों के विद्रोह के प्रतीक थे, है ना। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज द्वारा किए गए जो दमनात्मक कार्य है उनके विद्रोह के प्रतीक थे। अंबेडकर जी ने अपने जीवन पर क्या किया, कहीं ना कहीं लड़ रहे थे हमेशा हमेशा उस हिंदूवादी मानसिकता के खिलाफ, जिन्होंने बहुत असभ्य तरीके से, दमनात्मक रूप से, एक जो हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण वर्ग था, जबकि जो पिछड़ा था, जो बहुत संवेदनशील वर्ग था, जिसको सहयोग की जरूरत थी, तो उसका सहयोग ना करके जो प्रचंड ब्राह्मणवादी विचारधारा हमारी थी, उसके लोलुपता में या जाल में फंसकर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने उनके साथ और भेदभाव किया, इस तरीके से जैसे वो इंसान ही ना हो, जैसे साथ में खाना तो दूर, उनके साथ इस तरीके का भेदभाव करना जैसे जानवर के साथ भी नहीं किया जाता है ना। एक कुएं से पानी नहीं भरने देना, मंदिरों में उनको शामिल नहीं किए जाना, गांव में उनके रहने की बाहर व्यवस्था होना, अगर उनको छू ले तो नहाना, और उनको किसी भी तरह के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारे अधिकारों से वंचित रखें। कहीं ना कहीं इन सब के विरुद्ध ये जीवन भर लड़ते रहे, धर्म में इन बराबर का स्थान नहीं इनको मिल पाना था, जो सबको समान स्तर पर लाने की लड़ाई थी, जो जीवन भर अम्बेडकर अपने जीवन में करते रहे, है ना। इसीलिए नेहरू जी को विवश होकर इन्हें कहना पड़ा। विवश क्या, नेहरू जी खुद इनके प्रशंसक थे, वो कहते हैं कि अम्बेडकर जो है, वो कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज ने जो दमन किया है एक वर्ग विशेष का, तो उसके विद्रोह के प्रतीक आपको किसी को समझना है, देखना है, तो आप डॉक्टर अंबेडकर को देख लीजिए, साक्षात वो विद्रोह के प्रतीक आपको नजर आएंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद समय आता है 1955 का, कहीं ना कहीं इनके जीवन का अंतिम समय की ओर एक आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने बौद्ध महासभा बनाई। क्या बनाई? बौद्ध महासभा। बौद्ध महासभा का ही निर्माण करते हैं, है ना। उसके बाद में क्या करते हैं,
नागपुर में अपना निवास स्थान बना लेते हैं ना। इन्हें आधुनिक युग का इन्हें क्या कहा जाता है, जो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान लिखा था। और मनु भी मनुस्मृति लिखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं संविधान का पहला रूप था। तो इन्हें आधुनिक युग का क्या कहा जाता है, मनु कहा जाता है। संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता कहा जाता है, या फिर 20वीं सदी का स्मृतिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 20वीं सदी का स्मृतिकार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है 1953 में क्या एक महत्वपूर्ण चीजें होती है, फजल अली आयोग बनाया जाता है। फजल अली आयोग क्यों बनाया जाता है? आपको पता है आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा होता है ना, अलग राज्य के निर्माण को लेकर। तो उसी के संदर्भ में भाषा के आधार पर राज्यों का किस तरीके से निर्माण किया जाए, इसके लिए फजल अली आयोग बनाया जाता है, जिसको एक दूसरे नाम जो राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है ना, 1953 में बनाया जाता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। तो इसने जो रिपोर्ट दी थी, इस आयोग ने, उस पर क्या कहते हैं, अंबेडकर जी ने उस पर कमेंट किया था कि मेमनो मेमनो के ऊन कतर लिए गए हैं, है ना। मेमनो के ऊन कतर लिए गए हैं, वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। जब पुनर्गठन आयोग की जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है, तब इसके संदर्भ में हमारे अंबेडकर जी ने कटाक्ष किया था कि ऐसा हो रहा है, मेमनो या जो मेमनो कहते हैं ना, तो जो भेड़ का बच्चा होता है ना, तो कहते हैं मेमनो के ऊन कतर लिए गए। मेमनो मान लीजिए, मेमनो के क्या हुआ है, ऊन कतर लिए गए हैं, अब वे तीव्रता महसूस कर रहे हैं। इस तरीके के कमेंट हमारे अंबेडकर जी करते हैं। इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे देखिए, मेमनों के ऊन काट लिए गए। इसका मतलब ये है कि जो भारत था, अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्या दी है, कि अलग अलग राज्य बनाए जाएंगे भाषाई आधार पर। जब राज्य बनाए जाएंगे तो अलग अलग, जैसे हमारा जो सदन है, सदन में बहुसदस्यीय है ना, बहुत सारे सदस्य उसमें आएंगे। तो जब अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे ना, तो सभी लोग अपना अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, है। तो वही बात है, अभी जो बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं वो असहज हो जाएंगे ना, तो इस तरह की बात है। ऐसा समझिएगा आप इसको, है ना। बस ये कमेंट ध्यान रखिएगा कि निम्न में से किसने कहा है कि मेमनों के ऊन कतर लिए गए हैं, वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। मतलब अब बहुसंख्यक अलग अलग विचारों के लोग आएंगे आपस में, है ना, अपने अपने क्षेत्र का वो खुद प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके संदर्भ में उन्होंने बात कही थी कि मेमनों के ऊन कतर लिए गए हुए सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। कथन किसका है, एग्जाम में इतना पूछा जाएगा आपसे, तो आप बिल्कुल बताइएगा कि अंबेडकर जी ने ये बात कही है ना। ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। सन 1990 इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था भारत रत्न? सन 1990 में। कब दिया था? मरने के पश्चात। अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना। इनके तीन आदर्श थे, तीन लोग इनके आदर्श थे, है ना। तो तीन आदर्श कौन से हैं हमारे अंबेडकर जी के? तो पहली बात, बौद्ध जी से बहुत प्रभावित थे, है ना। या तीन लोग जिनका इन पर प्रभाव था, तो उसमें से एक थे हमारे गौतम बुद्ध जी, है ना। उसके बाद में कबीर से बहुत प्रभावित थे। कबीर जो संत है, आपको पता है, कटाक्ष करते थे, सामाजिक सुधारक है बहुत बड़े। और जो ज्योतिबा फूले थे, इनको भी आप जानते हैं, पहला स्कूल, है ना, या दलितों के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे। तो इन तीन लोगों का बहुत ज्यादा इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो शिक्षाविद रहे हैं, शिक्षाविद जॉन डीवी, है ना, इनका नाम आपने सुना होगा। इनसे बहुत प्रभावित थे हमारे अंबेडकर जी।
इसी के अलावा एक निग्रो शिक्षाविद थे, है ना, जिन्होंने निग्रो की शिक्षा के लिए काम किया था अफ्रीका में, निग्रो शिक्षाविद, जिनका नाम है बुकर टी वॉशिंगटन, है ना, बुकर टी वॉशिंगटन। इनका भी इनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है, तो इन लोगों से ये प्रभावित थे। इसी तरीके के इनके विचार जो बने हैं, जो समृद्ध हुए हैं, वो ये समृद्धशाली लोगों के विचार थे, जिनके प्रकाश में अंबेडकर का दीपक जल रहा था ज्ञान का, है ना। तो कहीं ना कहीं इन महापुरुषों के विचारों का बहुत सकारात्मक प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा, है ना। जैसे मैंने बताया, इनका नाम अंबेडकर किसने दिया, तो जो इनके शिक्षक थे, मराठी शिक्षक, है ना, कृष्णा महादेव, कृष्णा महादेव ने इनका क्या नाम दिया था, अंबेडकर नाम दिया था। ठीक है। प्रोफेसर है हमारे राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर केवी राव, है ना, स्कॉलर है। क्या कमेंट करते हैं अंबेडकर जी पे, ये देख लेते हैं। ये कहते हैं, इनकी बुक है ना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, केवी राव की बुक है प्रोफेसर। इसमें क्या कहते हैं, है ना, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, आगे इसका नाम है ए क्रिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, 1961 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। इसमें कहते हैं कि नेहरू व पटेल, नेहरू पटेल के योगदान, है ना, काय में योगदान, संविधान निर्माण में, संविधान के निर्माण में। तो केवी राव कहते हैं कि नेहरू और पटेल के योगदान के कारण सभापतित्व करने वाले देवता, है ना, जो इन्होंने अपनी बुक में, जो नेहरू और पटेल है, इन्होंने क्या किया था, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सभापतित्व किया था, मतलब कहीं ना कहीं उसको लीड किया था। इसलिए इन्होंने क्या कहा, उसके कारण सभापतित्व करने वाले देवता इन्हें कहा है ना। इनके बहुत भूमिका जो महत्वपूर्ण थी संविधान निर्माण में, इसलिए केवी राव क्या कहते हैं, इनको सभापतित्व करने वाले देवता कहा है ना, मतलब कि कहा है प्रिसाइडिंग, सभापतित्व करने वाले देवता कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीसाइडिंग डीईटीज कहा है इन्हें ना, प्रीसाइडिंग डीईटीज इन्हें कहा है। और इसी में ये आगे क्या कहते हैं, जो अंबेडकर है, अंबेडकर जी को इन्होंने क्या कहा, संविधान की जननी कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केवी राय, है ना, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया क्रिटिकल कम्युनिटी 1961 नामक बुक लिखते ही, बुकों का भी नाम पूछा जाता है यूजीसी नेट आदि एग्जामों में, है ना। ये बुक लिखते, इसमें नेहरू पटेल का जो योगदान था संविधान निर्माण करने में, इसके कारण ये क्या कहते हैं, इनको सभापतित्व करने वाले देवता कहते हैं ना, जिन्होंने सभापतित्व किया था या संविधान को लीड किया था, है ना, प्रिसाइडिंग डीटीज करके इन्हें संबोधित करते हैं। और इसी इसमें वो आगे क्या कहते हैं, अंबेडकर को संविधान की जननी कहते हैं, बहुत बड़ी बात या उपाधि एक तरीके से अंबेडकर जी को कहते हैं। तो ये कमेंट किया है केवीसी राव ने। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। अब आगे बढ़ते हैं, और जो महत्वपूर्ण बुक है या जो कृति है अम्बेडकर की, फटाफट से महत्वपूर्ण बुक्स देख लेते हैं, जो रचनाएं इनकी रही है ना, या जो पत्र या जो भी इन्होंने लिखा है कृतियां, उनका अध्ययन कर लेते हैं। एक तरफ से हम इनके बुकों का नाम जानते हैं, और कुछ अगर बुकों में इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी तत्क्षण हम समझ लेंगे, है ना। देखिए, तो जो पहला है इनकी बुक, उसका नाम है राणा डे, राणा डे गांधी जिन्ना। कब लिखी है, 1913 में। पहली बुक क्या नाम था, राणा डे गांधी और जिन्ना। ठीक है। दूसरी बुक की बात करते हैं, दूसरी बुक है इनकी कास्ट इन इंडिया। क्रम भी एग्जामों में पूछा जाता है ना, कास्ट इन इंडिया, 1917 में लिखी अंबेडकर जी ने।
इसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, है ना, ये 1923 में लिखी। ये इनके पीएचडी का टॉपिक था, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज ये क्या था, पीएचडी का भी टॉपिक था। और इस पर बुक उन्होंने कब लिखी, तो 1923 में, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, है ना। इसके बाद में द एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में लिखते हैं ना। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब लिखी उन्होंने, 1936 में लिखी। इसके बाद में थॉट्स ऑन पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान बुक लिखते हैं 1940 में। अब ध्यान रखिएगा, इस बुक में उन्होंने क्या किया था, अलग पाकिस्तान का समर्थन किया था, अलग पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था। ठीक है। जिस तरीके से गतिविधियां चल रही थी भारत में और एक मैच हो नहीं पा रहा था, इन्होंने अंततः तो इन्होंने भी कहा था कि अलग पाकिस्तान बना दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने अलग पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था। ठीक है। इसके बाद अगली जो बुक उन्होंने लिखी, गांधी एंड गांधीइज्म, ना, गांधी एंड गांधीइज्म, 1943 में इन्होंने लिखी। अगली जो बुक है इनकी, वो है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये कब लिखी उन्होंने, 1945 में। कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल्स, 1945 में ये बुक लिखते हैं। समझ गए इसके नाम से कि गांधी कांग्रेस ने अस्पृश्यता को लेकर, अछूतों को लेकर क्या किया है, इस संदर्भ में एक किताब इन्होंने लिखी थी, है ना। इसके बाद अगली जो किताब है इनकी, हूँ वर, है ना, सुद्रास, हूँ वर सुद्रास, 1946 में। शूद्र कौन थे, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा व्यापारी वर्ग है, वैश्य का ही एक तबका बताते हैं, जिसका ब्राह्मणों ने क्या किया था, जो संस्कार, उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया था, तो क्या बन गए, बाहर रहने लगे और शूद्र बन गए। तो शूद्र को ना वैश्य का ही एक रूप बताते हैं। ठीक है। अगली जो इनकी किताब है, वो है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। जैसे नाम से स्पष्ट है, 1947 में, राज्य और अल्पसंख्यक, इसमें क्या बात करेंगे अम्बेडकर जी, तो इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार है और उनसे संबंधित बातों पे करते हैं। ठीक है। इन्होंने अगली जो बुक लिखी, उसका नाम है द अनटचेबल्स, हु वर दे, हु वर दे एंड वाई बिकम अनटचेबल। है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड वाई बिकम अनटचेबल्स, है ना। ये बुक लिखते हैं। इसके बाद में अगली जो इनकी किताब है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हाँ, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स कब लिखी है, 1955 में। भाषा आधारित राज्य, है ना। इन्होंने समर्थन किया था कि जो राज्य बने उनको भाषा के आधार पर बना दिया जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने लिखा रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म कब लिखा है इन्होंने, 1955 में। मतलब पहेलियां, हिंदू धर्म में पहेलियां, एक तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। तेरा है
द बुद्धा एंड हिज धर्मा। कि अपने जीवन के अंतिम समय में लिख रहे हैं 1956 में, द बुद्धा एंड हिज धर्मा। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ना, ये सारे ही कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है, वेटिंग वेटिंग फॉर ए वीजा, है ना, ये इनकी आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये इनकी क्या है, ये इनकी आत्मकथा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये इनकी आत्मकथा है ना। एक और बुक है इनकी जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो हमारे अंबेडकर जी ने लिखी है, एक बार और देख लेते हैं, है ना। देखिए, गांधी एंड गांधीइज्म, उसके पहले एक नंबर से हम देख लेते हैं, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, है ना। कास्ट इन इंडिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। कास्ट इन इंडिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। कास्ट इन इंडिया 1917 में लिखे, है ना। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ये अर्थशास्त्र से संबंधित बुक है, पीएचडी का टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, ये 1936 में लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में, ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद गांधी एंड गांधीइज्म, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। इसके बाद हु वर सुधराज, है ना, ये इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि मेन इन्होंने जो विचार दिए थे अछूत लोगों के उत्थान के बारे में बात करते हैं ना। स्टेट्स एंड माइनॉरिटी इनकी अन्य बुक है। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, है ना, ये कहीं ना कहीं बुक इनकी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें रही है जिन्हें इनके द्वारा लिखा गया है ना। वेटिंग फॉर अ वीजा जो है, ये इनकी आत्मकथा है, जैसा मैंने आपको बताया। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषा आधारित राज्य, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, है ना। द बुद्धा एंड हिज धर्मा, ठीक है। फ्रीडम वर्सेस फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें है ना। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ समाचार पत्र देख लेते हैं जो उनके द्वारा लिखा ले गए, जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र रहे हैं जो इनके द्वारा निकाले गए हैं, उनको देख लेते हैं। अब हम लोग अंबेडकर जी ने जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र निकाले हैं ना, उनको देख लेते हैं ना, कि कौन से महत्वपूर्ण समाचार पत्र इनके द्वारा निकाले गए। तो देखिए, पहला है मूक नायक, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मूक नायक ये कब निकाला, 1920 में, है ना। आईएमपी। दूसरा, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, ये 1927 में जब ये अमेरिका से वापस निकालते आते हैं तब निकाल। ध्यान रखिएगा, ये दोनों मराठी भाषा में है ना। कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये दोनों समाचार पत्र ये मराठी भाषा में निकालते हैं। इसके बाद में समता, ये समता नाम से इन्होंने क्या निकाली थी, पत्रिका, है ना। समता नाम की पत्रिका निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने निकाली थी, तो हमारे अंबेडकर जी थे, ठीक है। इसके बाद में जो जाति का उन्मूलन, इनिलेशन ऑफ कास्ट, जो इनकी बुक है, जाति का उन्मूलन, ये बेसिकली इनका भाषण था। हाँ, इन्होंने भाषण तैयार किया था, तो भाषण रद्द हुआ हो गया था, तो इन्होंने क्या किया, किताब लिख दी, ठीक है। जाति का उन्मूलन, ये मुख्य उनके समाचार पत्र हैं। आगे देखिए, अंबेडकर जी कहते हैं कि जो जाति प्रथा को अगर खत्म करना है, तो जाति प्रथा को खत्म करने के लिए जो हम सहभोज का आयोजन करवा रहे हैं, साथ में खाना खिलवा रहे हैं ना, सहभोज का आयोजन कर रहे हैं, अन्य उपाय जैसे महाड़ आंदोलन जैसे चीजें कर रहे हैं, तो ये सीमित नहीं है, इससे जाति प्रथा खत्म होने वाली नहीं है। अगर आपको जाति उन्मूलन का वास्तविक उपाय करना है, तो देखो, जाति प्रथा खत्म करने का केवल एक ही उपाय है, और जो अंबेडकर जी मानते थे, उनका मानना था कि जो अंतर जातीय विवाह है,
साहबोज मतलब लोगों को साथ में खिलाने से, शिक्षा देने से जाति नामक व्यवस्था कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर इसको आप वास्तविक रूप में खत्म करना चाहते हैं तो उसको खत्म करने का जो सबसे सटीक और जो खतरनाक उपाय है, वो क्या है? वो है अंतर जाति विवाह। जब नीची जातियों के लोगों की शादी ऊंची जाति में होगी, ऊंची जाति की नीची जाति में होगी, अलग अलग धर्मों की अलग अलग धर्मों में कहीं ना कहीं शादियां होने लगेगी ना, तो ये सबसे बड़ा कदम है। एक ही उपाय है, और कुछ भी जाति प्रथा को खत्म करने का उपाय नहीं है। तो एक ही उपाय क्या है? अंतर जाति विवाह। वो उपाय क्या है? वो उपाय है अंतर जाति विवाह, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, जाति प्रथा को खत्म करने का, हाँ ठीक है, जाति उन्मूलन का। आगे कहते हैं शूद्र कौन थे? जो शूद्र जिनका साथ इतना शोषण किया जाता है वो कोई और नहीं, वो लोग थे, है ना, शूद्र वे थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। अब बेचारों का उपनयन बंद कर दिया तो समाज में उनकी इज्जत ही नहीं होने लगी, उनको अछूत माना जाने लगा, क्योंकि उस समय धर्म का बहुत प्रभाव था, है ना। तो शूद्र कोई और नहीं थे, केवल वैश्य ही थे भैया। और ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना उनका बंद कर दिया, उनके नाम रखना बंद कर दिया, तो उनको शूद्र बना दिया गया। ठीक है, ये समाचार पत्र थे। अब हम देखते हैं अंबेडकर जी के वैचारिक दृष्टिकोण। इनके वैचारिक दृष्टिकोण को हम देखते हैं, किस तरीके के इनके विचार रहे, है ना। तो पहले हम इनको कह सकते हैं प्रगतिशील अतिवादी। प्रगतिशील अतिवादी का मतलब इनके विचार बहुत ज्यादा अति मतलब प्रगतिशील थे, इतने वैज्ञानिक विचारों की ये बात करते थे, एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे। इन्होंने खुद को अतिवादी कहा है कि मैं प्रगतिशील अतिवादी हूँ, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूँ समाज में, वैज्ञानिक तरीके से एक नई चेतना लाना चाहता हूँ, नई तरीके से लोगों में समझदारी लाना चाहता हूँ, है ना। तो इन्होंने खुद को क्या कहा है? प्रगतिशील अतिवादी कहा है इनकी। कैसे? देखिए, ये किसका समर्थन करते थे? उदारवाद। उदारवाद आप समझते हैं ना, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जिसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व होता है, जिसमें चुनाव होता है ना, लोगों के पास निजी संपत्ति होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, संविधान का कानून होता है, चुनाव पर बहुत जोर दिया जाता है। तो ये उदारवादी व्यवस्था के समर्थक थे। हमारे संविधान में आपको यही नजर आती। संसदीय लोकतंत्र की ये बात करते थे, वही व्यवस्था अपनाई, है ना। संसदीय लोकतंत्र पे इन्होंने बहुत बल दिया है। इनके विचार कैसे है? तो उदारवादी विचार है, संसदीय लोकतंत्र के एक समर्थन करते हैं, और समानता पर सबसे ज्यादा बल दिया। और समानता पर किस तरीके से बल देते हैं ना, इन्होंने आरक्षण तक की व्यवस्था करवाई, इसी को इसीलिए इन्होंने खुद को अतिवादी कहा। समानता पर बल, ठीक है, ये मुख्य विचार हैं इनके। इन्होंने खुद को प्रगतिशील अतिवादी कहा है ना। क्या कहा है? खुद को प्रगतिशील अतिवादी कहा है, ठीक है। इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की है, क्योंकि ये प्रगतिशील थे। तो मार्क्सवाद की आलोचना क्यों की? क्योंकि मार्क्स ने स्वतंत्रता पर बल नहीं दिया। आपको पता है ना, एक दल को शक्ति दे देते हैं तो राज्य की सारी चीजें हो जाती, तो व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नामक कोई चीज ही नहीं रह जाती। ठीक है। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का बहुत समर्थन किया है ना। बहुत बड़े समर्थक है ये फ्रांसीसी क्रांति का। क्यों समर्थक है? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा क्या हुआ था? तीन विचार दुनिया में आए थे, और वो तीन विचार थे स्वतंत्रता, समानता, और क्या? बंधुत्व, है ना। तो ये तीनों विचारों को ये किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को। इसीलिए इन्होंने तीनों विचारों को त्रयी कहा है। त्रयी मतलब तीन चीजों का संगठन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, किसी भी समाज में, राष्ट्र में स्वतंत्रता हो, समानता हो, सब लोग समान हो, और लोगों का आपस में मेल जोल, बंधुत्व हो। इसको बहुत जोर दिया, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक, और वहीं से इन्होंने ये तीनों विचार लिए हैं। और इनको क्या कहा है? त्रयी कहा है ना। इन्होंने जो संसदीय लोकतंत्र है ना, संसदीय लोकतंत्र, स्पेशली लोकतंत्र, इसको जीवन दर्शन माना है। कि ये जिस व्यवस्था में, जहां इनकी व्यवस्था होगी जिस भी देश में, तो वो भी एक जीवन दर्शन की तरह है, बहुत सुकून से और स्वतंत्रता के साथ वहां व्यक्ति का जीवन होगा, ना। तो इन तीनों को क्या मानते हैं? त्रयी मानते हैं। तो ये इनके विचार थे, प्रगतिशील अतिवादी, है ना।
दूसरे नंबर के बिंदु पर आते हैं, इन्होंने क्या किया है? धर्म व ब्राह्मणवाद की आलोचना की है। समाज में असमानता का मेन कारण धार्मिक था, है ना? उसी ने सब समाज की संरचना की है, हर चीजें की। इसलिए धर्म और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, बहुत कट्टर विरोध करते हैं, बहुत कट्टर तरीके से। ठीक है। ये इन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, है ना? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरा अधिकार नहीं था। यह मेरा अधिकार नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये मेरे अधिकार में है ना? ये मेरे अधिकार में। ये अंबेडकर जी का कहना। इसके बाद में 1956 में नागपुर में, जहाँ सुना होगा, है ना, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, है ना, बौद्ध धर्म अपनाते हैं 5 लाख अनुयायियों के साथ। ये भी पूछा जाता है आंकड़ा, कितने अनुयायी थे इनके? 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए 1956 में नागपुर नामक जगह पर। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरे अधिकार में नहीं था, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे अधिकार में, है ना? फिर क्या करते हैं अंतिम समय में? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। समानता के लिए एक और करते हैं, ये वायकोम आंदोलन आंदोलन होता है ना, वायकोम आंदोलन कहाँ होता है? ये केरल में। ठीक है। इसमें भी ये भाग लेते हैं। ये धार्मिक समानता के लिए होता है। कुछ इस तरीके के फैक्ट पीएससी पूछ लेता है, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? वायकोम आंदोलन में शामिल हुए थे। ये धार्मिक समानता के लिए आंदोलन था। ठीक है। जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म को इन्होंने क्या माना? श्रेणीबद्ध असमानता माना। ग्रेडेड इनइक्वालिटी आप कह सकते हो। ग्रेडेड इनइक्वालिटी मतलब श्रेणीबद्ध असमानता। तो क्या मतलब हुआ? श्रेणीबद्ध असमानता का मतलब हुआ कि हिंदू धर्म है ना, कर्म हिंदू धर्म में कर्म और योग्यता की जगह बुद्धि विवेक की जगह, कर्म और योग्यता की जगह, बुद्धि और विवेक की जगह किसको जन्म दिया, किसको मतलब महत्व दिया जाता है? कर्म कांड, भाग्यवाद। इसलिए इन्होंने क्या श्रेणीबद्ध असमानता, मतलब एक निश्चित रूप से आप पाओगे ना, एक श्रेणी की तरह असमानता। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, उसकी कितनी योग्यता है, उसमें कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है, इसको महत्व नहीं दे रहे, बल्कि कर्म कांड जो ब्राह्मणों ने बता दिया उसको, और भाग्य, हर चीज के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। तो ये लोगों का कहाँ से विकास होगा यार? कहाँ से मतलब ये लोग आगे बढ़ सकेंगे और कुछ वैज्ञानिक बात कर सकेंगे? इसलिए इसकी बहुत आलोचना करते हैं हिंदू धर्म की। कि असमानता एक श्रेणियों के रूप में, एक दो नहीं है, इतनी सारी है भाई, आप कहाँ कहाँ देखोगे? पूरे कर्म कांडी हो गए हैं, पूरे भाग्यवाद के भरोसे चल रहे हैं, है ना? इसलिए बिल्कुल आलोचना कहते हैं। कर्म कांडी और भाग्यवादी बताया इन्होंने, है ना, ग्रेडेड समानता की बात करी। इन्होंने कहा कि जो राम है और जो कृष्ण है, ये अनुकरणीय नहीं है। ये इनके विचार हैं। कहीं न कहीं ये दोषी मानते थे। उन्होंने भी क्योंकि वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, तो उन्होंने कहा राम और कृष्ण अनुकरणीय नहीं है। जो भगवत गीता है ना, ब्राह्मणों ने क्या किया है? भगवत गीता ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए लिखी है ना? ब्राह्मणवाद को बचाने का प्रयास है। किससे बचाने का प्रयास है? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म आ गया था, समाज सुधार होने लगा था, तो हिंदू धर्म को भी कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ रहा, है ना? हिंदू धर्म को भी कुछ ना कुछ सुधार जब करना ही था, तो फिर वेदांत लिखे गए। तो उसी का एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद को बचाने का एक तरीका है, ये मानते हैं हमारे माननीय अंबेडकर जी। आगे कहते हैं, इन्होंने ईसाई
और इस्लाम की भी आलोचना की। उनमें भी बहुत सारी कमी थी। तो ईसाई और दोनों धर्म की आलोचना बराबरी से करते हैं, ठीक है? तो ये धार्मिक आलोचना पर इनके विचार थे। अब तीसरे देखें, सामाजिक विचार इनके ना, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और जो छुआछूत है, इसका विरोध किया, है ना? ये सामाजिक विचार है इनके। क्या है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी और जो छुआछूत था, इनका कट्टर विरोध इन्होंने किया। जैसे श्रेणीबद्ध असमानता कह ही चुके थे हिंदू धर्म को कि एक नहीं यार, बहुत सारी असमानता है, ठीक है? क्या करते हैं हम लोग? कर्म कांड को मानते हैं, ब्राह्मणवाद को मानते हैं, है ना? इसीलिए ये श्रेणीबद्ध असमानता है। इनका मानना था कि धर्म और जाति, है ना? धर्म जाति व्यवस्था कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये बात इसलिए करे क्योंकि एक दूसरे से अलग नहीं, धर्म और जाति व्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है। क्योंकि जाति व्यवस्था कहाँ से निकली? धर्म में लिखी है। हमारे वेद उसकी बात कर रहे हैं, मनु उसकी बात कर रहे हैं, रामकृष्ण जैसे लोग उसकी बात करते हैं, गांधी जी उसकी बात करते हैं। तो ये धर्म और जाति को ना अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको छोड़ ही दो। इसका समर्थन करते हैं। इसलिए उन्होंने श्रेणीबद्ध असमानता कहा है, जाति व्यवस्था के संदर्भ में भी, धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में भी। ये कहते हैं कि जो अछूत है, अछूत कौन है? अछूत टूटे हुए लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट कमेंट है इनका, ये ध्यान रखिए प्लीज। अछूत टूटे हुए लोग हैं, है ना? अछूत लोग कौन है? तो जो टूटे हुए लोग हैं उनको ये अछूत कहते हैं, ठीक है? ब्रोकन मैन। जो टूटे हुए लोग हैं वो अछूत है, ठीक है? उन्होंने कहा वो जो लोग टूटे हुए हैं वो लोग अछूत है, गांव से बाहर रहते हैं, है ना? क्या करते हैं लोग? गांव से बाहर रहते हैं, ठीक है? इन्होंने बौद्ध धर्म व गौमांस त्यागने से मना कर दिया था। कहते ये कौन है? ये जो लोग हैं, ये अछूत लोग कौन है? जो गांव से बाहर रहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को अस्वीकार करने से मना कर दिया था और मांस खाने से मना कर दिया था, गौ मांस। तो ब्राह्मणों ने इनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया, तो ये लोग अछूत बन गए, है ना? इसके अलावा अछूत कुछ नहीं है, अलग से कहीं से पैदा नहीं हुए। तो इस तरीके से अछूत का विकास हुआ था, है ना? ये कहते हैं। अछूत का उन्मूलन कैसे? हम अछूत उन्मूलन मतलब अछूत को खत्म करने का केवल एक ही उपाय क्या बताते हैं? अंतर विवाह। जब आपस में सभी जातियों में विवाह होने लगेगा तो ये जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना? ये कहते हैं जो छुआछूत मुक्त अगर होना है, छुआछूत मुक्त होना स्वयं अछूतों की जिम्मेदारी है ना? उसका क्या उपाय है? इन्हें संगठित होना पड़ेगा। संगठित समझते हैं आप? संगठित एक साथ आना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा वो बड़ा माध्यम है, शिक्षित होना पड़ेगा, है ना? जो अछूत है, अछूतों का नेतृत्व स्वयं अछूतों को करना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं? जाति व्यवस्था को और छुआछूत का उन्मूलन कर सकते हैं। जाति व्यवस्था, हाँ, इसी बहाने से जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। और कोई दूसरा तरीका नहीं हमें नजर आता है, अंबेडकर को मतलब नहीं नजर आता है। इसी के साथ अंबेडकर जीवन भर छुआछूत को खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते रहे हैं ना। इसी संदर्भ में एक विचारक या राजनीतिक थिंकर हुए हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर जेफरे लॉट, है ना? इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी। ये 2005 में ये किताब लिखते हैं। इसमें इन्होंने कुछ आलोचना की है अम्बेडकर जी की, कुछ ना कुछ। मैं भी थोड़ा सा असमर्थक मतलब समर्थक नहीं हूँ कुछ विचारों के अम्बेडकर जी के, और सहमत नहीं हूँ। पर अपन विवाद करेंगे तो आलोचना हो जाएगी, है ना? इसलिए थिंकर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो क्रिस्टोफर जेफरे लॉट जी जो है, वो
आलोचना करते हैं अम्बेडकर जी की और कहते हैं कि अम्बेडकर, है ना, हाईलाइट करते हैं इसको, अम्बेडकर अनुसूचित जाति हेतु पृथक निर्वाचन मंडल प्राप्त नहीं कर पाए। अंबेडकर जी जो अनुसूचित जातियां थी उनके लिए क्या किए, पृथक पृथक निर्वाचन मंडल प्राप्त नहीं कर पाए। वे ठोस सामाजिक सुधार करने में असफल रहे। क्या कहते हैं कि ठोस सामाजिक सुधार करने में असफल रहे। जैसे कि हिंदू कोड बिल एग्जाम्पल बताते हैं। आगे कहते हैं वे संपूर्ण भारत के अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बनाने में असफल रहे या पार्टी नहीं बना पाए। बेसिकली अंबेडकर अनुसूचित जाति हेतु निर्वाचक मंडल प्राप्त नहीं कर पाए, वे ठोस सामाजिक सुधार करने में असफल रहे। जैसे कि हिंदू कोड बिल, वे संपूर्ण भारत के अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल की स्थापना नहीं कर पाए। विदेशी थिंकर है, इनके विचार अपनी जगह ठीक है, पर कहीं ना कहीं रही बात पृथक निर्वाचन मंडल की, तो उस तरीके से भारत में वो संभव नहीं था। इसकी जगह पे हमने उनको आरक्षण दिया, एक बहुत बड़ी चीज थी कहीं ना कहीं, तो ये आलोचना इनकी सही नजर नहीं आती। बाकी हाँ, वो सामाजिक सुधार और किए जा सकते थे, है ना, और एक ऐसा दल वो बना सकते थे जो उनके बिहाफ पे कहीं ना कहीं संसद में प्रतिनिधित्व करता। इस तरह की चीजें अम्बेडकर जी कर सकते थे, ये ठीक है थोड़ी सी आलोचना। तो ये इस तरीके से इनकी आलोचना करते हैं। अगले विचार को देखते हैं हम अम्बेडकर जी के। अगला विचार है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, है ना, और सहायक राज व्यवस्था या राज व्यवस्था। देखिए ना, सोशल जस्टिस आप इसको कहेंगे, सोशल जस्टिस, है ना, और ये हो जाएगी आपकी सपोर्टिव पॉलिटिक्स, सपोर्टिव पॉलिटिक्स। तो क्या विचार दिए इन्होंने इसके ऊपर, तो देखिए ये कहते हैं कि जो अछूत है, अछूतों को सामाजिक राजनीतिक, अछूतों को राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक, जो हासीकरण है, मतलब जिस हाशिए पे है ना, तो उसको नाम देते हैं हासीकरण। हासीकरण से निकालकर मुख्य भूमिका में लाना है, मुख्य भूमिका में लाना जरूरी है ना, तथा सामाजिक न्याय करना जरूरी है। ये स्टेटमेंट दिया अम्बेडकर। क्या कहते हैं कि अछूतों को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हास्यकरण से, मतलब हाशिया पे रहे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। हाशिया पे रहने का मतलब है कि ये ऐसा वर्ग था जिसकी भागीदारी इन सब मामलों में कभी नहीं होती, इनको पृथक रखा जाता है और कहीं ना कहीं समाज द्वारा ऐसे मौके नहीं दिए जाते। ऊपर से इनके साथ छुआछूत अलग किया जाता है, इनको प्रताड़ित और इनका शोषण अलग किया जाता है। तो इससे निकाल कर इनको क्या करना होगा, मुख्य भूमिका में लाना होगा, मतलब सारी चीजों में इनको शामिल करना होगा। तभी सामाजिक न्याय हो जा होना होगा। और सामाजिक न्याय करना बहुत जरूरी है ताकि इनकी स्थिति में सुधार आ सके और भारत एज अ देश और एज अ समाज आगे बढ़ सके। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिया पर जो वर्ग रहा है, जिसको हम छुआछूत से पीड़ित शोषित वर्ग कहते हैं, उसको हमें मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, ताकि उनको प्रवाह में लाकर मेन जो मुख्य धारा समाज की होती है, जो राजनीति की होती है और जो आर्थिक रूप से होती है, उसमें जब शामिल करेंगे तो एक समानता आएगी, बराबर आएगी, भेदभाव खत्म होगा और इन लोगों का भी संयुक्त रूप से उत्थान होगा, तो उससे भारत का उत्थान होगा। ये बात करते हैं हमारे अम्बेडकर जी, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, इस सहायक राज व्यवस्था, ना, सहायक राज व्यवस्था किसको नाम देते हैं अभी आप समझेंगे। सहायक राज व्यवस्था, है ना, और कुछ सुरक्षा उपायों की बात करते हैं। क्या है ये सुरक्षा उपाय, है ना, सुरक्षा उपायों की बात। देखो तीन तरह के उपाय बताते हैं, सुरक्षा उपाय, है ना, तीन प्रकार के सुरक्षा उपाय ये बताते हैं। ठीक है, जो पहला प्रकार है वो है स्वायत्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व। मतलब समझे आप कि
स्वतंत्र रूप से इनको राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये देखते हैं आप, कुछ सीटें एससी एसटी के लिए बकायदा रिजर्व की गई है, ये इन्हीं का प्रभाव है उस समय भी और आज भी, है ना? तो इनको स्वतंत्र रूप से राजनीति में भागीदारी किया जाए। जब ये राजनीति में भागीदार बनेंगे, अपने लिए कानून बनाने के पक्ष में अपने मत देंगे, मांग देंगे, अपनी मांगों को संसद में जब रखेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या बनेंगे? मजबूत बनेंगे, है ना? यही इनका सुरक्षा उपाय है। तो पहला उपाय इन्होंने क्या बताया कि इनको स्वायत्त रूप से राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा बताते हैं, जो वंचित समूह हैं, वंचित समूहों को, है ना, जो सार्वजनिक रोजगार है, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, ये इन्होंने दूसरा उपाय बताया था। ये बिल्कुल, ये उपाय तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप भुक्त भोगिए स्वयं, है ना? तीसरा उपाय ये बताते हैं, जो सार्वजनिक विवेक होता है, सार्वजनिक विवेक की जगह ये निश्चित संवैधानिक उपाय की बात करते हैं। मतलब जो परंपरा और ये जो सब प्रथाएं चली आ रही है, सार्वजनिक विवेक होता है, इसकी जगह संवैधानिक उपाय की जाए, संविधान बनाया जाए और संविधान से सारे नियम कानून संचालित होंगे, है ना? तो ये तीन तरह के उपाय है। पहला है स्वायत्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दूसरा वंचित समूह को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, तीसरा निश्चित संवैधानिक कुछ उपाय किए जाए इनके लिए संविधान में, चाहे समानता के लिए हो या इनके अधिकारों का हनन होने पे न्यायालय जाने की हो, आदि आदि बहुत सारी चीजें करने की ये बात करते हैं सुरक्षा उपाय के रूप में। तो ये मुख्यतः इनके तीन सुरक्षा उपाय थे जो हमने अभी देखे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये विचार हमारे यहीं पूर्ण होते हैं, है ना? अंबेडकर जी द्वारा कुछ चीजों का विरोध किया जाता है, उनको देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो अंबेडकर जी है, अंबेडकर द्वारा, है ना, अंबेडकर द्वारा विरोध, है ना, किसका किनका ये विरोध करते हैं। तो पहला देखते हैं गांधी का। तो सबसे पहले कांग्रेस का, कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस का ये विरोध करते हैं ना, ये कांग्रेस के उस तरीके से सदस्य नहीं रहते हैं, कभी ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस का विरोध करते हैं और कहते हैं, इन्होंने कांग्रेस को कैसे विरोध करेंगे? उच्च जाति की पार्टी कहा। देखो, एक ही विचारधारा लेकर चलता है भाई। उच्च जाति की पार्टी कहा, है ना, कि ये ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसकी पार्टी कहा? उच्च जाति की पार्टी कहा इन्होंने कांग्रेस को, है ना, उच्च जाति की पार्टी। साम्यवादी पार्टी पर भी यही आरोप लगाया है इन्होंने। ठीक है, उच्च जाति के मतलब उसमें उच्च जाति लोगों का प्रतिनिधित्व है, तो सब उन्हीं की बात वो करते हैं और उन्हीं के संबंध में सोचते हैं, साला हमारे जो अछूत लोग हैं इन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यही आलोचना करते हैं। कांग्रेस को क्या कहा इनने? कांग्रेस को, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कमेंट है, धर्मशाला संगठन, है ना, सब ब्राह्मणवादी लोग भराए पड़े हुए हैं, है ना? मतलब धर्मशाला जैसे बनाई जाती है ना कि धर्म विशेष के लिए, उसी तरीके के कांग्रेस भी क्या है, एक धर्मशाला संगठन, है ना? ये शोषक, इसमें शोषक लोग ये सब पूंजीवादी और जो जातिवादी ब्राह्मण लोग हैं, शोषक व शोषितों की जमात है। कहते कांग्रेस शोषक व शोषितों की जमात है, भरी पड़ी है यहाँ पर ये शोषण करने वाले लोगों से, और ऐसे लोग भी उसमें है जिनका शोषक हुआ है। ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु कार्य कर रही है। क्या कहते हैं? केवल राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु कार्य कर रही है कांग्रेस। राजनीतिक स्वतंत्रता आप समझते हो? राजनीतिक रूप से जो सत्ता अंग्रेजों ने हथिया रखी है उसको कहीं ना कहीं वापस लेने की बात करती है ना? ये जाति नवीनीकरण की बात नहीं करती, या सामाजिक सुधार की बात नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। जाति नवीकरण की बात नहीं करती, या सामाजिक सुधार की बात नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस की आलोचना करते हैं। दूसरा देखते हैं गांधी की आलोचना। गांधी के एक कट्टर आलोचक में से एक है हमारे अंबेडकर जी। ठीक है, तो एक परंपरावादी, ये जो ना, एक परंपरावादी
हिंदूवाद की जो बुराई हो सकती है, तो परंपरागत रूप से हिंदू धर्म में सारी जो कमियां चली आ रही थी, अगर वो किसी एक व्यक्ति में आपको देखना हो तो आप कहीं मत जाइए। आप किसको देखेंगे? आप देखेंगे गांधी जी को। जो परंपरावादी हिंदूवाद की सारी बुराई है, वो कहते हैं गांधी में सारी बुराई व्याप्त है ना। कहीं मत जाओ आप, सिर्फ गांधी को देख लो। तो हिंदूवाद में जितनी बुराई है आपको सारी इस अकेले व्यक्ति में दिखेगी, है ना। और वो व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। ये कहते हैं कि गांधी क्या कर रहे हैं, अछूतों को निरस्ता प्रदान कर रहे हैं। निरस्ता प्रदान कर रहे हैं मतलब ले दे के उनकी बात, थोड़ी हरिजन सुधार जैसे बात महात्मा गांधी ने की थी, उनका एक ही एक बात करके ना नीरस कर दिया है इन्होंने अछूतों को। पगला दिया, वो थक चुके हैं, ऊब गए हैं गांधी की बातों से कि अस्वच्छता, जो अस्पृश्यता निवारण के काम वो कर रहे हैं, जो हरिजन कहकर संबोधित कर रहे हैं, इनसे कुछ हो रहा है क्या? खुद तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, दिन भर राम राम जपते रहते हैं, क्या ही कर लेंगे गांधी। तो अछूतों को निरस्ता प्रदान कर दी है, ये कहते हैं कि गांधी अछूत को निरस्ता प्रदान कर रहे हैं, है ना। और उनकी सेवा करने के लिए सबसे बात कर रहे हैं कि हरि के जन है, हरिजन नाम गांधी ने दिया, इनकी सेवा करो। अछूत को ये निरस्ता प्रदान कर रहे हैं, और जो उच्च वर्ग है या जो उच्च वर्णों है, इनकी दया का पात्र बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उनसे बोल रहे हैं कि मदद करो, हरि के जन है, सब करो, भेदभाव मत करो। तो उनकी कृपा पात्र बना रहे हैं, या दया पात्र बना रहे हैं, और नीरस बना रहे हैं ना, बना रहे हैं, ये आरोप लगाया गांधी पर। हरिजन शब्द तो गांधी ने दिया था, उसको अस्वीकार कर दिया, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, बोलने से नहीं होता, है ना। बिल्कुल हम इसको नहीं लेते हैं, भले आप इनको हरिजन बोल रहे हो, मैं नहीं स्वीकार करता। कोई हरि के जन नहीं समझते, धर्म कोई नहीं मानना हमको, है ना। साथ में जो गांधी के अन्य विचार थे, जैसे स्वराज, ग्राम स्वराज, इसकी सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं हमारे व्यक्ति अंबेडकर जी। तो जो ग्राम स्वराज का विचार है उसकी आलोचना की, अहिंसा की आलोचना की, विकेंद्रीकरण की आलोचना करते हैं। ये शक्ति के केंद्रीकरण के समर्थन है ना। गांधी जी गांव को मजबूत बनाना चाहते हैं, अंबेडकर कहते हैं, नहीं, संसद को मजबूत बनाया जाएगा। विरोधाभास बहुत चलता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, मतलब निजी संपत्ति के समर्थक थे और गांधी जी नहीं थे। ट्रस्टीशिप का विरोध, खादी का विरोध किया सबसे पहले तो, है ना। और जो शाकाहार की वो बात करते थे गांधी जी, उसको भी अस्वीकार कर दिया, ग्राम स्वराज को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कि तो ये जितने भी विचार गांधी थे, इन्होंने एक तरफ से सबकी आलोचना की। अब स्वराज की बात करते थे, गांव को मजबूत, ये कहे गांव को नहीं बनाना है, गांव साले अड्डा है, जो छुआछूत और ये सब चीजें हो रही है गांव से ही हो रही है। तो गांव को तो मैं कभी नहीं मानूंगा, जबकि इन्होंने निवेदन किया किन लोगों से, अछूतों से, कि भैया शहर में जाके रहो, वहां कोई भेदभाव जैसी चीजें नहीं होता, गांव में गांव उदासीनता के अड्डे है, यहाँ मत रहो। अहिंसा जैसी कोई चीज नहीं, अपने बचाव के लिए हिंसा करनी पड़े तो करो, ये फालतू ये धार्मिक बात गांधी वांधी की मत मानो, ना। विकेंद्रीकरण की बात करते थे कि शक्ति को बांटा जाए, नहीं, इनका मानना था शक्ति जब एक साथ होगी तभी वो सख्त निर्णय ले सकती है हिंदूवादी ब्राह्मणों के खिलाफ में, है ना। इसलिए केंद्रीकरण, केंद्र सरकार पावरफुल होनी चाहिए, निजी संपत्ति तो होनी होनी चाहिए, संपत्ति पे साला कुछ लोग कब्जा हो गया। गांधी जी कह रहे हैं कि ट्रस्टीशिप की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लोग जितनी चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं ना। जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्क्सवादी प्रभाव इस बात पे यहाँ नजर आता है कि और पूंजीवादी प्रभाव अम्बेडकर पे नजर आता है, क्योंकि अमेरिका आदि जगह रहे थे। तो एक तरफ तो मार्क्सवादी प्रभाव मतलब ये कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूंजीवादी प्रभाव भी आपको अम्बेडकर में दिखेगा, क्योंकि निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं ना, लोकतंत्र, इन सब के कट्टर समर्थक है। तो ट्रस्टीशिप के विचार को, खादी जैसे कोई चीज नहीं, ये परंपरावाद को बढ़ाता है ना। शाकाहार नहीं, जो मिले आपको, पोषण की जरूरत है, खाने को मिला नहीं, मांसाहार खाओ, कोई जरूरत नहीं। तो इन तरीके से गांधी के सारे विचारों की उन्होंने आलोचना की, है ना। जो धार्मिक राजनीति थी, गांधी तो मेन पुरोहित थे, धार्मिक राजनीति, धर्म और राजनीति को कभी अलग करने की बात नहीं करते थे। धार्मिक राजनीति और शैक्षिक निर्धनता, मतलब सारा धन दान कर दो, इसके कट्टे विरोधक थे ये कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है ना। इन विचारों का भी इन्होंने गांधी के विरोध किया है। ठीक है, इसके बाद में किसकी बात की जब इन्होंने इसका विरोध किया तो, है ना। तो जब इसका विरोध करते हैं ना ये, एक सेकंड रुकेगा, कुछ तकनीकी इशूज। हाँ,
तो इसकी जगह इन्होंने किसका समर्थन किया? शहरीकरण का। शहरीकरण का समर्थन किया। ठीक है। औद्योगिकरण को स्वीकारा। औद्योगिकरण होगा, वो रोजगार मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जाति पाति से लोग ऊपर उठेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थन किया। इसमें सबका प्रतिनिधित्व होता है, अल्पसंख्यकों को भी होता है, इसलिए इसका समर्थन करते हैं। और लोकतंत्र की बात की। लोकतंत्र का पक्षधर। है ना? लोकतंत्र की बात की। ट्रस्टीशिप वाले विचार को हास्यास्पद बताया। है ना? ये कुछ भी बोल रहे गांधी जी। ठीक है। पृथक निर्वाचन की बात करते थे। ठीक है। जबकि गांधी विरोध नहीं थे, इसमें जीत कहीं ना कहीं गांधी की होती है। अंबेडकर नहीं लागू करवा पाते हैं। इनको लेकर भी विवाद होता है, पर जब गांधी उपवास वगैरह करते हैं, पुनः समझौता होता है, तो ये मान जाते हैं गांधी जी की बात से, और अच्छा किया इन्होंने पुनः समझौता करके। कहीं ना कहीं देश हित में अच्छा था। समझदारी दिखाई, व्यक्ति पढ़े लिखे थे। इसके बाद में 1931 में गांधी ने क्या कहा था कि मैं विशाल जो अस्पृश्य समाज है ना, अस्पृश्य समाज जो है का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हूं। इन्होंने कहा था मैं विशाल अस्पृश्य जो समाज है, कौन सा समाज है? अस्पृश्य समाज है विशाल, उसका प्रतिनिधि करने का दावा करता हूँ। गांधी जी ने ये बात कही। अंबेडकर ने पहले इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ गांधी जी कर सकते हैं और इतना काम कर सकते हैं, फिर बाद में अस्वीकार कर दिया। और इसको क्या कहा कि मैंने गांधी के विष दंत देख लिए। है ना? कि किस तरीके से वो पूंजीवादी और ऊंचे लोगों की तरफ है, तो गांधी के विष दंत देख लिए हैं। इसलिए मैं इस बात से भी गांधी के समर्थन नहीं करता हूँ। इस तरह की बात हमारे माननीय अंबेडकर जी कहते हैं। अंबेडकर कहते हैं, बहुत अच्छी प्यारी बात कही इन्होंने। देखिए, अंबेडकर क्या कहते हैं? अंबेडकर कहते हैं, अगर फिर कोई वाद, है ना, अगर फिर कोई वाद जिसमें धर्म को अफीम बनाकर लोगों को लुभाने के लिए मार्क्स जैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई वाद जिसमें धर्म को अफीम बनाकर लोगों को लुभाने के लिए झूठे सुरक्षा झूठे सुरक्षा विश्वासों में रखा जाता है, वह गांधीवाद है। क्या कहा यहाँ अंबेडकर जी ने कि देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अगर फिर कोई वाद, मतलब पहले बहुत सारे वाद बन चुके हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने भी धर्म को अफीम कहा था, तो ये कहते हैं अगर फिर कोई वाद जिसमें धर्म को अफीम बनाकर लोगों को लुभाने के लिए झूठे विश्वासों में रखा जाता है, तो गांधीवाद। गांधी जी पे सीधा सीधा आरोप लगाया कि कुछ नहीं, इनने एक विचारधारा बना दी, फिर धर्म को ही सहारा बना रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को धार्मिक विश्वासों में रख रहे हैं, तो ये गांधीवाद है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं मानते। धर्म अफीम की तरह होता है, जिसमें धर्म के सहारे आपको ना कुछ भी कराया जा सकता है, एक नशा में डरा धमकाया जाता है, उसके बहाने से आप खुद में गिल्टी मानने लगते हो, और उसका फायदा कौन लोग उठाते हैं? जो ब्राह्मण लोग होते हैं। तो वो फिर से वही गांधीवाद कर रहा है। तो इन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी राइमिंग करते हैं इस तरीके से। देखो क्या कहते हैं, दिखावटी कल्पना शक्ति, दिखावटी कल्पना शक्ति तेरा नाम गांधी। वाह, क्या बात। दिखावटी कल्पना शक्ति तेरा नाम गांधी करके गांधी की आलोचना इन्होंने की। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहते हैं कि जो इन्होंने जो जाति व्यवस्था थी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा, कि जो जाति व्यवस्था है, इसकी तुलना
जाति व्यवस्था की तुलना इन्होंने किससे की? जो प्लेटो के वर्ग व्यवस्था से, है ना? प्लेटो की वर्ग व्यवस्था से की। आपको पता है, जैसे जाति व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, है ना? उसी तरीके से 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य, 4 वर्ण हैं। वैसे ही भाई साहब अपने प्लेटो ने भी 3 वर्ग बनाए थे समाज के। एक वर्ग उसमें से था कौन? उत्पादक वर्ग, है ना? दूसरा वर्ग था सैनिक और तीसरा वर्ग था दार्शनिक। सब अपने अपने काम करते थे, इससे बाहर कुछ नहीं कर सकते थे, ना कहीं व्यवस्था थी। तो ऐसे ही इन्होंने कहा और प्लेटो की भी आलोचना की, इससे तुलना की जाति व्यवस्था की और आलोचना की। इवन प्लेटो को भी फालतू में लपेट दिया इन्होंने। तो प्लेटो की भी आलोचना की और गांधी की से भी इसकी तुलना की, कि जो गांधी भी बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। तो ये जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं जो प्लेटो है, प्लेटो की वर्ग व्यवस्था जैसी है। ठीक है। ठीक है, इनने कहा, आगे क्या कहते हैं ये जाति व्यवस्था को लेकर कहते हैं। अंबेडकर जी एक बहुत प्यारी बात कहते हैं इसको लेकर, देखो, है ना? ये प्लेटो के वर्ग से जाति व्यवस्था की तुलना करते हैं और बहुत प्यारी बात कहते हैं एक जाति व्यवस्था को लेकर। अंबेडकर कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था श्रद्धा के आरोही पैमाने पर है ना? जो जाति व्यवस्था है वो श्रद्धा के आरोही पैमाने पर व अवमानना के अवरोही पैमाने पर आधारित है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्न बात किसने की? जाति व्यवस्था श्रद्धा के आरोही पैमाने पर व अवमानना के अवरोही पैमाने पर स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, प्रत्येक जो जाति होती है वो क्या करती है? अपने से जो ऊंची जाति है उससे कहीं ना कहीं घृणा करती है और उसका पतन करना चाहती है। पर किंतु जो अपने से नीचे जाति है उससे मिलना भी नहीं चाहती। यही मतलब हुआ कि जाति श्रद्धा के आरोही पैमाने पर आधारित है ना? और अवमानना के अवरोही मतलब कि अपने से ऊंची जाति का पतन चाहती है, पर अपने से जो नीची जाति है उससे मिलना भी नहीं चाहती। मतलब जाति श्रद्धा के आरोही क्रम पर, है ना? यही इसका मतलब है कि ऊंची जाति से घृणा करती है और उसका पतन चाहती है एक तरीके से। अपने से जो नीची जाति है उससे मिलना भी नहीं चाहती। एक तरीके से सभी जाति के क्या है, अपने अपने विशेषाधिकार है जिसको कोई खत्म नहीं करना चाहता। लोग चाहते हैं कि ऊपर वाली जाति साला वो खत्म हो जाए तो हम ऊंची जाति हो जाएंगे, हम अपनी नीचे से जाति वाले से हम लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि वो छोटे हैं। जातियों में जाति है भाई, सबने अपने अपने विशेषाधिकार बना लिए हैं और कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता है। इस तरीके से जाति व्यवस्था का जाल जकड़ा हुआ है ना? अगला जो विचार है इनका इसी संदर्भ में, विरोध में, ये पंचायती राज का विरोध करते हैं, है ना? और जो ग्राम स्वराज है, ग्राम स्वराज और पंचायती राज का विरोध करते हैं। क्या कहते हैं? जो गांव है, एक गांव को उदासीनता के अड्डा कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं गांव को? उदासीनता का अड्डा कहते हैं, है ना? इसीलिए क्या कहते हैं, शहरीकरण का समर्थन करते हैं, शहरीकरण जरूरी है। ठीक है, ग्राम स्वराज का विरोध किया है इन्होंने। देखिए, ये गांव को उदासीनता का अड्डा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने माना, ये खुद गांव में इनका पालन पोषण हुआ है। तो इन्होंने देखा कि गांव के जो लोग हैं और वो लोग जिस तरीके से जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड, परंपरावाद, अशिक्षित, अशिक्षा, असुविधा, है ना? इन सब चीजों से जितने भराए हुए गांव के लोग हैं, जो निच्चल निच्चल मानसिकता है, छोटी सोच जो हो सकती है, जिस तरीके से गांव वाले लोगों की है ना, वो शहर वालों में नहीं होती। ओपन माइंड होता है शहर वालों के, खुले विचार होते हैं, पर गांव में विचार खुल नहीं पाते। वही सड़ी गीली जो चीजें हैं ना कहीं ये उनको बढ़ाते हैं। गरीबी होती है, यहाँ रोजगार नहीं होता है, लोग अपने उसमें जी रहे हैं, पता नहीं अंधविश्वास में। एक तरीके से अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता है, अशिक्षा होती है, तो गांव उदासीन है। और गांव में सबसे ज्यादा जातिवाद
होता है। गांव में ये लोग भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन लोगों को अलग पानी पिलाना, छुआना, आज भी गांव में कहीं कहीं ये चीजें देखने को मिल जाती है ना, क्योंकि सोच बड़ी नहीं हो पाती, इसलिए इन्होंने गांव को ना बहुत आलोचना की। जबकि गांधी गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात करे तो कहते नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। है ना, गांव उदासीनता के अड्डे हैं भैया, इसलिए शहरीकरण जरूरी है। ये इन लोगों से कहते हैं, अछूत लोगों से, कि अगर आपको विकास करना है आप शहरों में जाकर बसो, गांव को छोड़ दो, गांव उदासीनता के अड्डे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। गांव वाले विचार को लेकर पता है क्या कहते हैं अंबेडकर? इसी विचार को लेकर कहते हैं, गांव क्या है? ये कहते हैं गांव क्या है सिवाय स्थानीयता का एक गढ़ है। गांव कुछ नहीं है जहां लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं, इसके अलावा क्या है गांव? है ना, ये अज्ञानता, संकीर्णता, है ना, संकीर्ण मानसिकता, संकीर्णता, संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिकता। मंदिर नहीं जाने देना, वो नहीं करने देना, उनको पढ़ने नहीं देना, तो सबसे ज्यादा इसका जो केंद्र है वो क्या है? गांव है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इसलिए गांव की आलोचना करते हैं। है ना, और यही जो विचार है, गांव क्या है? स्थानीयता का अड्डा, स्थानीयता का गढ़ है, इसका मतलब होता है सिंक ऑफ, है ना, सिंक ऑफ लोकलिज्म। गांव स्थानीयता का अड्डा है, एक ये कुछ नहीं है जहाँ संकीर्णता होती है, छोटी सोच होती है, छोटी मानसिकता होती है। और भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये इतना सड़ा सा विचार को लेकर एमपीपीएससी ने जो आपका एग्जाम लिया था, है ना, एमपीपीएससी एपी 2022 का एग्जाम जो आपका 2024 में हुआ, उसमें अंबेडकर को लेकर ये पूछा गया था कि जो सिंक ऑफ लोकलिज्म का विचार है, ये किससे संबंधित है ना, तो ये संबंधित है आपके अंबेडकर जी से। ये आप देख लीजिएगा, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ इसी तरीके की, है ना। सिंक ऑफ लोकलिज्म, आप हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा। स्थानीयता का अड्डा किसको कहा इन्होंने? गांव को कहा, है ना। इस तरीके से गांव की आलोचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं अम्बेडकर जी, पंचायती राज, गांव सबकी इन्होंने आलोचना कर दी, ग्राम स्वराज का विरोध कर दिया। फिर क्या कहते हैं इसी विचार में 1942 में, 1942 में जो असहयोग आंदोलन किया था गांधी ने, है ना, उसका भी ये विरोध करते हैं। क्यों विरोध किया? इसको इन्होंने पागलपन बताया, इस आंदोलन को पागलपन बताया, अनुत्तरदायी बताया। क्योंकि उस समय विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था, सब युद्ध में उलझे थे, इनको लगता था ब्रिटेन आजादी देने वाला है, सब करने वाला। तो ये अनुत्तरदायी पूर्ण बात है, जब दुनिया इतने बड़े युद्ध पे लड़ रही है और हम एक तरीके से वापस आंदोलन शुरू करके उन लोगों को कमजोर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसलिए इसको क्या बताया? पागलपन बताया, अनुत्तरदायित्व काम भराया, है ना, पागलपन भरा कार्य, अनुत्तरदायी, अनुत्तरदायी कार्य बताया। ठीक है। इसके अलावा मनुस्मृति का विरोध किया है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। विरोधी नहीं किया, केवल मनुस्मृति को जलाया था इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा, 1927 में। ठीक है। तब यहाँ गांधी जी ने कमेंट किया था इनके ऊपर। गांधी ने कहा था, क्या कहा था गांधी जी ने, कि अंबेडकर जो है, अंबेडकर हिंदू धर्म हेतु एक चुनौती है। समझ गए आप? कैसे चुनौती है? नाक में दम कर रखा था इन्होंने। जो गांधी जी ने कहा कि जो अंबेडकर जी है, ये हिंदू धर्म के लिए क्या है? एक चुनौती है हिंदू धर्म के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो वीर पूजा की बात थी, ये इसके विरोधी थे, है ना, वीर पूजा विरोधी। इसका क्या मतलब होता है? वीर पूजा जैसे किसी एक व्यक्ति को महान बना दिया जाता है, वीर बना दिया जाता है, और हमारे यहाँ राजनीति में बहुत चलता है वीर पूजा का कॉन्सेप्ट, तो ये इसके सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति पूजा जो है, व्यक्ति पूजा भक्ति में अच्छी है, भक्ति में अच्छी है,
है ना? पर राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। व्यक्ति पूजा भक्ति के लिए अच्छी है, पर राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है ना? ये कमेंट करते हैं। तो वीर पूजा या व्यक्ति पूजा की ये आलोचना करते हैं, ठीक है? ये कहते हैं भक्ति जो है ना, ये मुक्ति का मार्ग हो सकती है धर्म में, है ना? पर राजनीति में जो भक्ति पूजा या व्यक्ति पूजा है, ये वीर पूजा है ना? राजनीति में वीर पूजा क्या है, अपकर्ष की ओर ले जाती है या तानाशाही को बढ़ाती है, ठीक है? तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए वीर पूजा की आलोचना करते हैं, ठीक है? इसके बाद में इन्होंने जो राज्य है ना? अब आगे चलते हैं, अगला विचार देख रहे हैं हम, जो राज्य है, राज्यों के भाषाई आधार पर निर्माण का क्या किया था इन्होंने? समर्थन किया था। भाषाई आधार का समर्थन किया था कि राज्यों का निर्माण कैसा होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जा सकता, बनाया जाना चाहिए, इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इससे कहा था कि आगे कहते हैं कि छोटे राज्य होना चाहिए, छोटे राज्यों का इन्होंने समर्थन किया, भाषा के आधार पर छोटे राज्य राज्य होने चाहिए, तो छोटे राज्यों का समर्थन। इनका मानना था इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, ठीक है? लोकतंत्र मजबूत होगा, छोटे राज्य भाषा के आधार पर बनेंगे, और सभी राज्य जब भाषा के आधार पर अलग अलग होंगे तो जो सांप्रदायिकता है ना, सांप्रदायिकता कम होगी, जो जाति है वह सांस्कृतिक जो तनाव होते हैं, जो जाति व सांस्कृतिक तनाव जो है, ये कम होंगे जब एक ही भाषा के लोग, एक ही संस्कृति के लोग एक राज्य से नेतृत्व करेंगे, उन्हीं सब नेता होगा, उन्हीं की राजनीति होगी, तो आपस में लोग मुठभेड़ नहीं होगी ना अलग अलग संस्कृति में। तो जब छोटे राज्य होंगे तो सांप्रदायिकता, जाति तनाव और सांस्कृतिक तनाव इससे क्या होंगे, कम होंगे। इन्होंने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन नहीं किया, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन नहीं किया, ठीक है ना? सभी भाषा को महत्व दिए, किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा मत बनाओ, सरकारी भाषा मत बनाओ, है ना? इसका समर्थन नहीं किया। इन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए, है ना, राष्ट्रीय एकता हेतु किसका समर्थन किया? संघीय सरकार का। संघीय व्यवस्था या संघीय सरकार की ये बात करते हैं, संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, और मजबूत केंद्र की बात की इन्होंने, मजबूत केंद्र सरकार की बात की, है ना? मजबूत केंद्र सरकार बनाने की इन्होंने बात की। तो भैया ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद, हमारे अंबेडकर जी, जिनको हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है, हर तरीके से इनके विचारों को जानने की कोशिश की है, इनके जीवन के संघर्ष को देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, है ना? इसी तरीके से हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो केवल 2999 में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर करिएगा, है ना? कोर्स के बारे में लोगों को बताइएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।